तो 18 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और पहले ही आपको दोस्तों मैंने 2 अंक वाले 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए। इसके साथ ही 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी हम देख लिए। ओके, अभी कुछ और रह जाते इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है 4 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का। ओके, बाकी क्रम से पहले वाली सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। लॉन्ग टाइप वाले कुछ क्वेश्चन आ गए थे, इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो जीत कर मेहनत की हो तो पूरी कायनात जश्न मनाती है और यूं ही नहीं मंजिल मिल जाते हैं, मंजिल पाने को रातों की नींद गंवानी पड़ती है। तो हमारा क्वेश्चन है टेलर एवं फ्यूल के प्रबंध सिद्धांतों में कौन सी असमानता पाई गई। देखिए टेलर के अपने प्रबंध के सिद्धांत है, फ्यूल के अपने प्रबंध के सिद्धांत है, तो आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। टेलर के प्रबंध के सिद्धांत और फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत। पिछली वीडियो में आपको टेलर के प्रबंध के सिद्धांत कुछ आपको बताए भी थे और ज्यादा नहीं करना, 4-5 पॉइंट आपको सिद्धांत मतलब आपको पता होना चाहिए टेलर के भी फ्यूल के। अब दोनों के सिद्धांत है प्रबंध के सिद्धांत, उनमें क्या सी असमानता है वो आपको यहाँ पूछी जा रही है। पहला है कि टेलर के अध्ययन का आधार श्रमिक है, इसके विपरीत फ्यूल के अध्ययन का आधार क्या है, प्रबंधक है। दूसरा है टेलर के विचारधारा को सैद्धांतिक माना जाता है जबकि फ्यूल की विचारधारा को व्यवहारिक मान्यता दी जाती है। टेलर में क्रियात्मक संगठन द्वारा श्रमिकों की कार्य दक्षता को बढ़ाने पर बल दिया जाता है जबकि फ्यूल ने प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने पर बल दिया है। चौथा है टेलर का अध्ययन उत्पादन के तकनीकी क्षेत्र पर अध्ययन है जबकि फ्यूल के प्रबंध के कार्यों में प्रबंध की योग्यता पर अधिक जोर दिया जाता है। तो टेलर ने व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया है जबकि फ्यूल ने श्रमिक समूह पर क्या ध्यान दिया है। तो ये आपके दिए हुए हैं टेलर और फ्यूल के प्रबंध सिद्धांत के बीच असमानता है। ओके, इंपॉर्टेंट है और एकदम आसान भी है, तैयार करके आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी आपका। समय अध्ययन और गति अध्ययन में क्या अंतर होता है। तो समय अध्ययन गति अध्ययन से पहले किया जाता है जबकि गति अध्ययन समय अध्ययन के बाद किया जाएगा। क्लियर है, यानी समय अध्ययन पहले किया जाता है, गति अध्ययन क्या बाद में किया जाता है। समय अध्ययन में मशीन पर लगने वाला समय और श्रमिक द्वारा काम में लगाए गए समय का अध्ययन किया जाता है जबकि गति अध्ययन में श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्य का अध्ययन किया जाता है। समय अध्ययन में क्या है, स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है, गति अध्ययन में कैमरे का प्रयोग किया जाता है। समय अध्ययन का संबंध श्रमिकों की कार्य क्षमता से वृद्धि करने से है जबकि गति अध्ययन का संबंध श्रमिकों की कार्य में विमुख गतिविधियों का अवलोकन करने से होता है। ओके, नेक्स्ट आपका उद्देश्यों का निर्धारण करते समय ध्यान में रखी जाने वाली आपको बातों को उल्लेख करना है। पहला आपका प्राथमिकता, दूसरा आपका सामंजस्य, तीसरा है स्पष्टता, चौथा आपका संतुलन। ओके, तो ये आपके दिए हुए हैं उद्देश्य को निर्धारण करने में समय ध्यान देने योग्य बात है। जैसे पहला आपका यह पॉइंट था प्राथमिकता। तो प्राथमिकता हमारे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हमारे काम में क्या है, जैसे बहुत सारे काम करते हैं, हमें कम समय कई सारे काम करने हैं। तो हमें सबसे पहले आपको जो हमारे उद्देश्यों को क्या है, मतलब हमारे जो काम है सबसे पहले कौन काम जरूरी है उसको करना चाहिए, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट काम को इस प्रकार से में रखना चाहिए। तो प्राथमिकता भी इंपॉर्टेंट है, सामंजस्य रहना चाहिए, साथ ही स्पष्टता संतुलन, ये आपके उद्देश्य को निर्धारण करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्लियर है, और जिस हिसाब से पेपर लिखना है पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखना है, 2-2 लाइन में को बताना है, तो उसी प्रकार से यहाँ आंसर दिया हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन में नहीं दी हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उद्देश्य को क्या है, लक्ष्य टारगेट भी कहते हैं, और नीति। तो उद्देश्य और नीति में आपको अंतर बताने हैं। उद्देश्य उपक्रम के अंतिम लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जबकि जो नीति होती है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती हैं। उद्देश्यों का निर्धारण प्रबंध के क्या उच्चतम स्तर द्वारा होता है जबकि नीति का निर्धारण उच्चतम स्तर के साथ साथ मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा भी किया जाता है। उद्देश्य प्राप्तियों के लिए अन्य योजनाएं बनाई जाती हैं अतः उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि नीतियां केवल पथ प्रदर्शन का कार्य करती हैं अतः इनका जो क्षेत्र होता है सीमित या संकुचित होता है। ओके, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या व्यवसाय क्रियाकलाप किए जाते हैं, नीतियां या कार्य विधियों का निर्धारण करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रशिक्षण के कोई 4 आपको महत्व है उसकी आपको स्पष्ट करना है। तो प्रशिक्षण के महत्व कौन सी, आवश्यकता कौन सी है। तो पहला है नए एवं अनुभवी कर्मचारी, दूसरा है निम्न लागत पर श्रेष्ठ कार्य, तीसरा है निरक्षर लागत में कमी, चौथा आपका पदोन्नति के अवसर। तो ये आपके दिए प्रशिक्षण के 4 महत्व के। तो देख लीजिए क्रम से आपको तय करना है। प्रशिक्षण के क्या महत्व होता है, नए और अनुभवी कर्मचारी मिलते हैं, निम्न लागत पर क्या श्रेष्ठ कार्य होता है, जैसे आपको कहीं कोई अपने कोई व्यक्ति को आप काम में लगाए हैं, ओके, उसके अंदर योग्यता नहीं तो आप उसे कम वेतन देंगे, लेकिन आपको कम योग्यता में आप उसे प्रशिक्षण देंगे उसे अधिक योग्य बना सकते हैं, लेकिन आप वेतन तो नहीं देंगे, कमी देंगे। ओके, तो इसलिए कम निम्न लागत में श्रेष्ठ आप कार्य करवा पाते हैं। निरीक्षण लागत में क्या कमी आती है। ओके, अब जैसे उसको अच्छे से किसी व्यक्ति को कार्य करना सिखा दिया तो हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा वो सही कर रहा कि नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पहले से अच्छे से सिखा दिया गया इस बार। और पदोन्नति के अवसर मिलते हैं। तो ये आपके प्रशिक्षण के महत्व या उसकी आवश्यकता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोतों का अंतर लिखिए। भर्ती के आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत से अक्सर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा बनता है। ओके, क्लियर आपका होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल भी आपका रहता है। भर्ती के दो स्रोत होते हैं, एक आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, दोनों में आपको अंतर बताना है। देखिए अंतर आप तैयार कर लेते हैं तो खास बात ये रहेगी कि भर्ती के आंतरिक स्रोत के बारे में अगर पेपर में मान लीजिए आंतरिक स्रोत 10 पूछता है तो ये आपको पॉइंट बता देने। भर्ती के बाह्य स्रोत के बारे में आता तो ये आपको बता देना। अंतर आता है तो इस बार से आपको लिखना है। तो इसमें क्या है, भावी कर्मचारियों की खोज है संस्था के अंदर ही की जाती है। आंतरिक स्रोत यानी जो संस्था हमारी जो कंपनी है उसी के अंदर ही क्या है कर्मचारियों को खोजना, वो आंतरिक स्रोत है। बाह्य स्रोत में क्या है, कंपनी के बाहर जो लोग हैं उनको खोजना। ओके, इसमें भावी कर्मचारी खोज संस्था के बाहर की जाती है। और इसमें आपको आंतरिक स्रोत में इसमें अंतर्गत संस्था के कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण, पदावनति आदि होती है। जबकि बाह्य स्रोत में इसमें विद्यालय, शिक्षण संस्थान, रोजगार केंद्र और रोजगार संस्थान आदि आते हैं। यह प्रणाली कम व्ययपूर्ण होती है क्योंकि इसमें हमें अपनी कंपनी के अंदर के लोगों को ढूंढना है तो कम व्ययपूर्ण होती है, कम खर्चा होता है। जबकि बाह्य स्रोत में क्या अधिक खर्चा करना पड़ता है। ओके, जैसे आपको विज्ञापन वगैरह छपवाना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या खर्चा होता है बाह्य स्रोत में। फिर इसमें प्राय साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति कर दी जाती है, जबकि बाह्य स्रोत में सब कुछ लिया जाता है। क्योंकि साक्षात्कार क्यों, क्योंकि जो भी हमारा कर्मचारी है वो कंपनी का है तो उसमें जानकारी तो सब है, बस उसके नॉलेज हमें देखना है, तो उसके साक्षात्कार बस इंटरव्यूज लिया जाता है। ताकि बाह्य स्रोत में हम उस व्यक्ति के बारे में बाहर जो व्यक्ति आ रहा है वो कैसा क्या है उसको कुछ नॉलेज नहीं होता है, इसलिए उसका आवेदन पत्र, फिर उसकी लिखित परीक्षा ली जाएगी, फिर साक्षात्कार लिया जाएगा, फिर उसकी शारीरिक जांच की जाती है। ओके, मेडिकल जांच जिसे कहते हैं, ये सब के आधार पर क्या उसकी नियुक्ति होती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा विज्ञापन और व्यक्तित्व विक्रय में क्या अंतर होता है। तो विज्ञापन और व्यक्तित्व विक्रय में अंतर देख लीजिएगा। तो विज्ञापन क्या है, यह आप व्यक्तित्व संप्रेषण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि व्यक्तित्व विक्रय इसमें क्रेता विक्रेता आमने सामने बैठकर क्या संपर्क करते हैं, अतः यह क्या है व्यक्तिगत संप्रेषण का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञापन मौखिक, लिखित और चित्रित भाषा में अपनाए जाते हैं, जबकि जो व्यक्तित्व विक्रय होते हैं इसमें मौखिक चर्चा या संदेश का आदान प्रदान किया जाता है, यानी बातों के माध्यम से विज्ञापन करना है। क्योंकि बातों के माध्यम से मान लीजिए मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप अपने फ्रेंड से बता सकते हैं कि हाँ ये चैनल है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप अगर अपने फ्रेंडों से बता रहे हैं अपने चैनल के बारे में तो आप ये हमारे अपने चैनल का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आप बातों के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो आपको व्यक्तित्व विक्रय के अंदर समझ भी आ जाएगा। लेकिन यदि आप क्या करें, यदि आप क्या है अपने चैनल की पोस्टर छप जाते हैं, ओके, चारों तरफ आपके स्कूल के चारों तरफ लगा देते हैं, ओके, अपनी कोचिंग में लगा देते हैं, तो वो फिर आपको विज्ञापन के अंदर आता है। वहाँ बोल के नहीं आप बता रहे हैं, वहाँ आप क्या है आप जो एडवर्टाइजमेंट चिपका कर रहे हैं, और अगर अपने आप मुँह से बता रहे हैं समझ लीजिए, तो आपको व्यक्तित्व विक्रय, तो ये आपका डिफरेंस रहता है, ये समझ गए होंगे। और इसमें एक ही संदेश सभी ग्राहकों के लिए होता है। ओके, अब जब एक एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे तो हर व्यक्ति के लिए एडवर्टाइजमेंट होता नहीं, एक ही एडवर्टाइजमेंट बनाया जाएगा, एक ही पोस्टर बनाया जाएगा और हर जगह हर पूरे शहर में वही पोस्टर चिपकाया जाता है। जबकि इसमें क्या है प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग अलग विशेष संदेश होता है। जब हम क्या मुंह से बताना है अपने बातें बतानी है, तो हम जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उसी प्रकार से उससे हम बातें करते हैं इस टाइप से। तो ये आपका दिया हुआ थोड़ा आपको समझ कर आप लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी, अपनी भाषा में थोड़ा आप लिख पाएंगे। और ये आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। नेक्स्ट, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्वों को घटकों को आपको समझाना है। तो विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व घटक कौन से, पहले उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होना, उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, उपभोक्ता की रुचि में बदलाव होता रहता है, परिणाम स्वरूप क्या है विपणन मिश्रण में परिवर्तन करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक में कि शासन का नियंत्रण होता है, पर प्रतियोगिता रहती है। ओके, और इसके बाद विज्ञापन नीति, ये सब आपको क्या है विपणन मिश्रण को आपका सब मिश्रण को क्या है प्रभावित करने वाले आपके कारक हैं, ओके, घटक हैं, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध में नियोक्ताओं और श्रमिकों में क्या लाभ होता है। तो आपको क्या है नियोक्ताओं को लाभ बताने हैं और आपके श्रमिकों को क्या लाभ होता है, दोनों के लाभ बताने हैं वैज्ञानिक प्रबंध में। पहले दिया हुआ आपका नियोक्ताओं के लाभ, दूसरा आपका दिया हुआ यहाँ श्रमिकों के लाभ। नियोक्ताओं को क्या लाभ होता है कि वैज्ञानिक प्रबंध से नियोक्ताओं को क्या समय बचत होती है। वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से नियोक्ताओं में कम धन व्यय करना पड़ता है, इससे धन की बचत हो जाती है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों की कार्य कुशलता और कार्यदक्षता में वृद्धि होती है। तो ये आपके नियोक्ताओं के लाभ होते हैं। अब श्रमिकों का क्या लाभ होता है, श्रमिकों की जो कार्य क्षमता होती है बढ़ जाने के कारण उनकी वेतन में भी क्या वृद्धि हो जाती है। इसके अंतर्गत श्रमिकों की मानसिक शांति मिलती है और वे अधिक कुशलता से क्या है कार्य करने लगते हैं। इसके बाद काम का समय कम हो जाता है और वैज्ञानिक विधियों से काम करने से श्रमिकों को क्या है कम से कम समय में अत्यधिक कार्य कर सकते हैं। ओके, यानी पूरा सिस्टम है, काम करने का पूरा सिस्टम बनाया जाता है जिससे क्या है कंपनी को भी प्रॉफिट हो सके, साथ ही जो श्रमिक लगा हुआ है उसको भी ज्यादा परेशान ना होना पड़े, उसे भी क्या है समय समय पर रेस्ट दिया जा सके। इसकी रणनीति आपकी वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत आती है। ओके, नेक्स्ट हमारा वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकी को समझाइए। वैज्ञानिक प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है, उसकी तकनीक क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला जैसे हमारा है आपकी बहुत सारी तकनीक है, पहला जैसे हमारा कार्यात्मक और मैनशिप क्या होती है। तो टेलर ने कार्यात्मक फॉरमैनशिप की अवधारणा का समर्थन किया है, जिसके अंतर्गत एक मजदूर 8 कार्यात्मक फॉरमैन द्वारा पर्यवेक्षित मार्गदर्शित किया जाता है। इस तरह उन्होंने एक पर्यवेक्षक की व्यवस्था को खारिज कर दिया, जिसमें एक मजदूर को सिर्फ एक शिष्टर आदेश प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक है गति का अध्ययन, फिर समय का अध्ययन,
अभी गतिविधि का अध्ययन, समय का अध्ययन के बारे में आपको अंतर में समझा भी था। ओके, और फिर अब बात सिद्धांत है, पढ़ लीजिएगा। पहले आपको हेडिंग अच्छे से याद होनी चाहिए इस टॉपिक पर। इस टॉपिक पर आता तो ये 4 हेडिंग मुझे बतानी है और उसके बारे में आपको क्या है पढ़कर आपको तैयार करके रखना है। जैसे नियोजन के उद्देश्य को समझाइए, इंपॉर्टेंट रहने वाला। 4 उद्देश्य क्या है, नियोजन के क्या उद्देश्य होते हैं? पूर्व अनुमान करना, किसी भी हम क्या है रणनीति बनाते योजना कराते हैं तो अनुमान लगाते हैं, क्योंकि आपका क्या है इस प्रकार की घटना हो जाती है, मैं किस प्रकार से उसका निर्णय लेना है वो आपका पूर्वानुमान किया जाता है। साथ ही जानकारी प्रदान करना, क्रियाओं में एकता प्रदान करना, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रणनीति बनाना, ये सब क्या है नियोजन के अंतर्गत होता है। तो ये नियोजन के आपके उद्देश्य हो जाते हैं। नियोजन के महत्व लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो नियोजन के महत्व में क्या है, प्रबंधकीय कार्यों का आधार, भावी अनिश्चितता को दूर करने के लिए, जी आपके दिए हैं प्रबंधकीय। तो ये है आपके नियोजन के महत्व, प्रबंधकीय कार्यों का आधार होता है, भावी अनिश्चितता को दूर करने के लिए इसमें क्या प्रयास किया जाता है। फिर नेक्स्ट नियोजन के महत्व में है साधनों की कुशलतम से प्रयोग किया जाता है और मनोबल में क्या है वृद्धि की जाती है। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रशिक्षण की विधियों को समझाइए। प्रशिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो ये आपकी दी है। पहला आपका पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशिक्षण होता है, फिर शिक्षार्थी परीक्षण, यंत्रों द्वारा परीक्षण होता है, फिर संयुक्त प्रशिक्षण होता है। तो ये आपकी है प्रशिक्षण की विधियां और सिंपल रहने वाली है, पढ़ते ही आपको है समझ में आ जाएगा, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चयन के सिद्धांत को समझाइए। चयन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? पहला है सक्षम व्यक्तियों द्वारा चयन, फिर निर्धारित प्रमाणकों के आधार पर चयन, फिर पद के अनुरूप चयन होता है। फिर नेक्स्ट है आपका योग्यता को प्राथमिकता, यानी चयन में व्यक्ति को नहीं योग्यता की प्राथमिकता देती है। भाई जो जितना योग्य होगा उसे क्या है उतनी उसे जॉब मिल जाएगी। एक अच्छे ब्रांड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि हम कोई भी क्या है प्रोडक्ट ले रहे हैं ओके किसी ब्रांड का, तो हमें एक ब्रांड का चयन किस प्रकार से करना चाहिए? आपको पता है कोई भी सामान है तो कई कंपनी का आता है, ओके, तो आपको कौन सी कंपनी या ब्रांड आपको चुनना चाहिए? तो देखिए एक ब्रांड अच्छे ब्रांड यानी नामकरण का चयन करते समय निम्न बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले साधारण एवं सूक्ष्म ब्रांड का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए ब्रांड का नाम क्या है कठिन या बड़ा ना हो जिससे उपभोक्ता को समझ में ना सके। यानी हमने कोई जब अपनी कंपनी स्टार्ट कर रही है, मान लीजिए हम क्या कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक ना एक नाम तो देना पड़ेगा। जैसे अभी अपना चैनल का नाम क्या है अनुराग साड़ी क्लास, यही अपना एक ब्रांड नेम रहेगा। ओके, तो हमें जब भी अपना नाम चयन करना है तो किस प्रकार से होना चाहिए? तो प्रयास करना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। ओके, छोटा होना चाहिए। ओके, और बहुत ज़्यादा सरल होना चाहिए कि लोगों को पढ़ने में क्या है स्पष्ट आ जाए, कि लोग उससे पढ़ते बने। ओके, फिर यह स्मरणीय होना चाहिए। ऐसा नाम होना चाहिए कि लोगों को लंबे समय तक याद रखे। ओके, अगर आपने कोई ऐसा नाम रख दिया कि यह तुरंत भूल रहा है तो फिर कुछ मतलब नहीं है, लंबे समय तक उसका याद रहना चाहिए। पहचान व प्रतीक के रूप में होना चाहिए। ओके, और इसके साथ ही शालीनता होनी चाहिए। ब्रांड का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए ब्रांड में शालीनता होनी चाहिए। ओके, कुछ ये बातें आपकी रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, पैकेजिंग के 4 कार्य आपको बताइए। पैकेजिंग के क्या क्या कार्य होते हैं? पहले उत्पादन का संरक्षण, जो भी हम मटेरियल बनाते हैं वो क्या सुरक्षित रहे, इसके उद्देश्य से पैकेजिंग अच्छे से की जाती है। गैर मौसमी उत्पादों को सुनिश्चित आपूर्ति, जैसे आपके आम है, सेब है, संतरे आदि के रस अगर हो रहे हैं, रस बेचे जाते हैं, जूस आते हैं जैसे, तो उनकी अगर पैकेजिंग हो रही तो गैर मौसमी उत्पादों में क्या अगर उनकी ऐसी पैकेजिंग की जाए कि उन पर क्या है जो मौसम का फर्क ना पड़ पाए। ओके, संवर्धता की भूमिका रहती है। अच्छी पैकेजिंग के द्वारा ग्राहकों को उत्पादों की ओर क्या आसानी से आकर्षित किया जाता है। मतलब पैकेजिंग के द्वारा ही, जैसे मॉल में कोई सामान रखा है तो आप किस सामान को देखें जिसकी डिजाइनिंग पैकेजिंग अच्छी होती है तो उस पर आपका ध्यान आकर्षित होगा, तो ये इसके लिए होता है। साथ ही सूचना का संप्रेषण, कि आपका पैकेज सूचना का संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से उत्पाद के प्रयुक्त सामग्री, उसकी गुणवत्ता, और क्योंकि पैकेजिंग में ही क्या है सब उसकी गुणवत्ता लिखी रहती है, उसकी क्वालिटी के बारे में लिखा रहता है, उसकी सावधानियां लिखी, उपयोग की सावधानियां लिखी रहती है, वो सब भी हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपके हैं पैकेजिंग के 4 कार्य। क्लियर है? तो इस बार तो हमें 4 अंक वाले महत्व से कंप्लीट करा दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, ओके, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, 12th बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।